नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पिछले एक हफ्ते के दौरान पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक कई पार्टियों के नेता या तो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए या फिर उनमें से कईयों के समुदायों ने एक छतरी के नीचे आकर अखिलेश यादव को अपना समर्थन दिया। पूर्वांचल में खास तौर पर अखिलेश यादव के जो ये सियासी कदम हैं ये काबिले गौर हैं। बीते शुक्रवार को ओम प्रकाश राजभर के करीबी रहे महेंद्र राजभर ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। आपको याद दिलाऊं कि ये वही वाले राजभर हैं जिन्होंने 2017 में मऊ सदर से मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान इन्हें कटप्पा कहा था और उसके बाद ये काफ़ी चर्चित रहे थे। शनिवार को लखनऊ में चौहान समाज के लोगों ने एक सम्मेलन किया और वहां पर अखिलेश यादव को दोबारा सीएम बनाने का एक संकल्प लिया। हालांकि ये सम्मेलन जो हुआ था ये महेंद्र चौहान जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी अगुवाई में हुआ था, लेकिन राजभर नेता का पार्टी में आना, चौहान समाज के लोगों का इस तरह से सम्मेलन करना, ये सब काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। उससे पहले पिछले ही हफ्ते में वसीम राजा जो कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के युवा वाहिनी के सदस्य के अध्यक्ष रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कुल मिलाकर जाति जनगणना को लेकर जो एक हल्ला मचा हुआ है, इस हल्ले के बीच भी अखिलेश यादव अपने पीडीए की धार को तेज करने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का पीडीए और जाति जनगणना का ये हल्ला जो पिछले एक हफ्ते में हमें सुर्खियों में दिखा है, इसको पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम साहब और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक परवेज त्यागी। सबसे पहले कासिम साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैंने अपनी भूमिका में ही अपना सवाल एक तरीके से बता दिया, तो अखिलेश यादव की जो ये पूरी पॉलिटिक्स हो रही है इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव का एक अच्छा मूव है। अगर इसको इस तरह 2022 वाले चुनाव से भी आप जोड़ेंगे तो 22 के चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव का ये मूव बहुत कामयाबी के साथ चला था और तब तो ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और आपके स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ फिर कश्यप और उनके साथ निषाद, तमाम नेता, और उसके बाद वो आपके सैनी, ये तमाम बिरादरी के जो बड़े लीडर्स थे वो समाजवादी पार्टी के साथ या आए थे या शामिल हुए थे या उनकी पार्टी में चले गए थे। बहुत अच्छी तरह से उस वाकये को याद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई थी। रोज विक्रमादित्य मार्ग पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, किसी ना किसी एक की ज्वाइनिंग हो जाती थी और बीजेपी को एक चेहरा मिला था खाली, बड़ी मुश्किल से, वो थी अल्पना यादव, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा करा के इसके खिलाफ एक तोड़ लेके आई थी। तो 2022 में ये हुआ और बहुत शानदार मूव बना और अखिलेश यादव की पार्टी को 100 से पार उनके विधायक भी हो गए, लेकिन बहुमत से बहुत दूर रह गई समाजवादी पार्टी। 2024 में इंडिया अलायंस के साथ राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का साथ आना, उसके बाद वहां पर एक बहुत अच्छा मूवमेंट जो बना मंडल इसका, आपके आरक्षण का और संविधान का, उस मूवमेंट का फायदा समाजवादी पार्टी के अच्छे टिकट वितरण में उनको मिला। समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये आज जो माहौल अखिलेश यादव बना रहे हैं, इसमें महेंद्र राजभर हो या आपके चौहान हो, ये इतने बड़े नाम तो है नहीं कि वो फागू चौहान और क्या कहते हैं दारा सिंह चौहान साबित हो जाए। और कोई भी राजभर, हम लोग, नीरज जी, शायद आपको याद हो कि एक जमाना था कि यूपी तक ने सैकड़ों डिबेट की होगी, यही महेंद्र राजभर एक बार और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं या वहां पर जा चुके हैं या समाजवादी पार्टी का समर्थन के इस तरह का हो चुका है। और राजभरों पे हम लोगों ने सैकड़ों डिबेट्स की होंगी। इसमें कोई शक नहीं कि राजभर पहले बहुजन समाज पार्टी का वोटर था। उससे पहले कोई जानता भी नहीं था कि राजभर कोई बिरादरी होती है, इतनी बड़ी बिरादरी होती है, उसकी पार्टी भी बन सकती है और वो सौदेबाजी भी कर सकते हैं। हुआ। और बसपा से इतर जब देखिए तो बसपा में दो नेता हुआ करते थे, रामचंद्र राजभर, सुखदेव राजभर। सुखदेव राजभर के बेटे समाजवादी पार्टी में जाके पप्पू राजभर विधायक हो गए, रामचंद्र राजभर भी जाके अकबरपुर से विधायक हो गए। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर, मऊ, ये जो जिले हैं आजमगढ़, मऊ, बलिया, इसमें ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिश कर ली विकल्प तैयार करने की। तो अनिल राजभर को कैबिनेट मंत्री भी बनाया, तमाम लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाया, तो उनको तो कोई तोड़ नहीं पाया उनके मतदाताओं को।
फिर समाजवादी पार्टी के साथ ये आए, समाजवादी पार्टी के साथ आए, फिर नतीजे बदले, वहां बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। अब फिर वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको इज्जत और सम्मान देके, वाई प्लस सुरक्षा देके, कैबिनेट मंत्रालय देके सब कुछ कर दिया। मैं समझता हूं कि ये राजभर चौहान या दूसरी बिरादरी के जो वोट हैं, अब निषाद देखिए, संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके कैबिनेट हम्म। में हैं, और संजय निषाद के बेटे हार गए लोकसभा का चुनाव, और जो पहले जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर जीत लिया था, और राम भुआल निषाद ने गोरखपुर में मेनका गांधी को हरा दिया समाजवादी पार्टी अलायंस से। तो आप हम्म। सोचिए कि निषाद उधर थे, सबसे बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, लेकिन चूंकि राम भुआल निषाद लोकल चुनाव लड़ रहे थे, ये कोई बिरादरी पूरे उत्तर प्रदेश में अब किसी के साथ हो ऐसा सिर्फ दो जगह दिखाई देता है, या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के छतरी के नीचे, या फिर बहुजन समाज पार्टी की जो एक आइडियोलॉजी होता है, जो उनका तरीका है, अम्बेडकर इस मूवमेंट और काशीराम का जो तरीका है, उससे जुड़े हुए 10-11% जो लोग हैं। वरना अब सीट बाई सीट तय होता है, और हम्म। इसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से इसको भुनाया है। उनके पास पूरा डेटा है, किस सीट पे किस बिरादरी का कितना वोट है, उसी बिरादरी का कैंडिडेट लड़ता है। ये समाजवादी पार्टी करने में बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मुझे एक बार दिलीप मंडल का एक वो याद आता है, इस जमाने में लिखा करते थे वो लिखते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्लस पॉइंट यह है कि उनको 403 विधानसभाओं में लगभग 50 सीटें ऐसी मिल जाती हैं जो दूसरी पार्टियों को नहीं मिलती, और वो 50 सीटें वो हैं जहां मुसलमानों को कैंडिडेट बनाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी उन 50 सीटों पे ओबीसी की सभी जातियों को, कहीं तेली, कहीं नाऊ, कहीं धोबी, इस तरह से सबको सेट कर देती है। तो उनके पास बड़ी संख्या हो। समाजवादी पार्टी के साथ भी यही दिक्कत है, समाजवादी पार्टी को भी तो लोकसभा में टिकट मुसलमानों को दिया नहीं, तो विधानसभा में देना ही पड़ेगा, जब देना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसकी भरपाई कर लेगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मूव अखिलेश यादव का है। इस वक्त अखिलेश यादव ने मोमेंटम बना रखा है, अखिलेश यादव ने क्षत्रिय बनाम कर रखा है। पीडीए जो है उनका, मैं पीडीए को कुछ चीज मानता नहीं, क्योंकि पीडीए केवल नारा है। क्योंकि पीडीए में कभी पिछड़े की जगह पे पंडित आ जाता है, पी के पत्रकार आ जाता है, ए में अल्पसंख्यक के बाद फिर अगला आ जाता है, आदि आबादी आ जाती है, आदिवासी आ जाती है। ये हंसी मजाक का मौजू नहीं है, नारा और विचारधारा में बड़ा अंतर होता है। तो पीडीए एक नारा है, वैचारिक रूप से अभी उस जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वो उस तक उसकी वो पहुंच नहीं पा। भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पे मुसलमान आ जाए, संविधान बचाने के नाम पे शेड्यूल कास्ट आ जाए, ये एक अलग इशू है। और आपकी नीतियों से प्रभावित हो के आपके साथ आदमी आके पिछड़े वर्ग का, अति पिछड़े वर्ग का, ईबीसी का खड़ा हो जाए, ये कामयाबी और जीत है। मुझे लगता है अभी उसमें बहुत दूर है अखिलेश यादव। हाँ, उनकी कोशिश बहुत अच्छी तरह से जारी है। बिल्कुल। प्रवेश भाई, चूंकि बात 2024 की हो गई, तो 2024 में पूर्वांचल वो इलाका था जिसने खास तौर पर बीजेपी को झटका पहुंचाया। मतलब जो बीजेपी की इतनी आधी सीटें रह गई, पूर्वांचल उसमें एक बड़ा रोल पूर्वांचल ने निभाया। आपको लगता है कि अखिलेश यादव को पूर्वांचल में विधानसभा चुनाव के लिए भी और संभावनाएं नजर आ रही हैं, और वो पूर्वांचल में अपने ये जो जिसे कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने में 1.5 साल पहले ही लग गए हैं? आप म्यूट पर हैं। नीरज भाई, सही बात है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लगता है कि 2022 में जिस तरीके से चुनाव के ठीक वक्त से के दौरान ही एक तरीके से घोषणा हो गई थी, और चुनाव में बहुत चंद समय था वोटिंग के में और नामांकन में, तो उसके बाद जिस तरीके से उनकी पार्टी में दूसरे दलों का, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आना शुरू हुआ था, तो उससे चीजें बहुत सारी डिस्टर्ब हुई थी। तो इससे पहले ही उससे कहीं ना कहीं सीख लेते हुए समाजवादी पार्टी इस बार अपने चुनावी कील कांटों को समय से पहले दुरुस्त कर लेना चाहती है। ये उसका एक तौर से रिहर्सल देखा जा रहा है, उसकी एक तैयारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लगता है कि जो 2024 में एक बड़ा उनको उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत मिली है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से माहौल भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खास तौर से बनाया था और 80 में 80 पार का नारा दिया था, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी हार उत्तर प्रदेश में मिली है। 43 सीटों पर गठबंधन जीत गया और 33 सीटों तक ही भारतीय जनता पार्टी सिमटी है। तो कहीं ना कहीं इससे मनोबल समाजवादी पार्टी का और इंडिया अलायंस का उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। तो उन्होंने पिछला, जब वो फ्लैशबैक में जाके देखते हैं चीजों को, कि 2022 में भी एक अच्छा माहौल उनके पक्ष में बना था चुनाव से पहले। बहुत सारे घटक दल, छोटे छोटे दलों को उन्होंने पश्चिम से लेकर पूर्व तक जोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हार हुई। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश, जो कवायद है, वो अब पहले ही समाजवादी पार्टी करती हुई दिख रही है, और जो एक एजेंडा है वो एजेंडा अपना सामने रखकर पूरी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक बात
जैसे कि कासिम जी अभी कह रहे थे कि नारी थी, या जिस तरीके से कास्ट केमिस्ट्री जपने की बात है, कास्ट केमिस्ट्री को लेकर हमेशा से चर्चाएं रहती है उत्तर प्रदेश में, और कास्ट केमिस्ट्री एक बड़ा फैक्टर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश में तो खासतौर से उत्तर भारत के राज्यों में, उत्तर प्रदेश में इसकी गूंज हमेशा सुनाई और दिखाई देती रही है। तो जहां तक कास्ट की बात है, अभी हाल ही में एक अभी ताजा बयान आज का ही ओम प्रकाश राजभर का आया है, जिसकी पार्टी से टूटकर अलग हुए थे महेंद्र राजभर, जो चुनाव लड़े 2017 में बाहुबली मुख्तार अंसारी के सामने, चुनाव हार गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे के तौर पर उन्हें पेश किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर काम करता है, और ये जातीय फैक्टर का ही असर है कि अब जो है नया नारा लगता है परवेज नेटवर्क कुछ लगता है फंस गया है। परवेज भाई, आपको अगर हमारी आवाज़ मिल रही है तो आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, हम फिर आपके पास आएंगे नए सवाल सरकार के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो मुसलमान मुख्यमंत्री देने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी चीजें अभी से ओम प्रकाश राजभर को महसूस होने लगी है। और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के बेटे खुद घोसी लोकसभा सीट का चुनाव हारे हैं, और जिस तरीके से घोसी उपचुनाव जो हुआ था घोसी में, उसके बाद जिस तरीके की हार हुई थी, और ओम प्रकाश राजभर के ही नेता महेंद्र राजभर की एक बड़ी भूमिका उस भारतीय जनता पार्टी की हार में मानी जा रही थी, कि कहीं ना कहीं राजभरों में जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश राजभर के आने से थी, वो फुलफिल नहीं हो पाई थी, वो पूरी नहीं हो पाई थी। और कहीं ना कहीं राजभरों में एक बड़ा तोड़ ओम प्रकाश राजभर ने घोसी के उपचुनाव में किया था, और उसका लाभ सीधा समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को मिला था। 1.25 लाख वोट पाना एक अपने आप में एक विधानसभा सीट पर एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है, और उसी कामयाबी का नतीजा है कि घोसी लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर को हार का मुंह देखना पड़ा है। लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास का अंतर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, जब किसी बिरादरी का कोई छत्रप, कोई क्षेत्रीय नेता जुड़ता है, और कहीं ना कहीं उसकी कनेक्टिविटी, उसकी जड़ें जो है वो समाज के बीच होती है, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, इफेक्ट डालती है। और आज के बयान को मैं कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के जो अभी कुछ देर पहले आया है, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं देख भी रहा हूँ नीरज जी। नहीं, पूर्ण बात है। और ये जो जातियों के एस्पिरेशंस, जो राजनीतिक आकार, मतलब जातियों की जो इच्छाएं हैं, उत्तर प्रदेश में जो बड़ी जातियां हैं, छोटी जातियां, बड़े समूह हैं, उनके छोटे समूह हैं, लेकिन सबकी राजनीतिक आकांक्षाएं, जो कि कासिम जी भी अपना इशारा कर रहे थे कि अब कोई ठेकेदारी राजनीति में अगर चाहेगी किसी जाति का करेंगे, तो उस तरीके से वो ठेकेदारी चलती नहीं है। और कई दफ़ा ये फिलहाल के चुनाव में ये देखने को मिला। और राजनीति में जो ये उम्मीद है, ये भी तो एक बेवफा शब्द है, कब पूरा होता है कब पूरा नहीं होता है, नहीं पता चलता है। कासिम सर, मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और आपसे ही समझने की कोशिश करता हूँ। अब से 6 घंटे पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि कौशाम्बी में उन्होंने थाना प्रभारियों की पोस्टिंग का डेटा दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि 14-15 जो है पोस्टिंग है टोटल, जिसमें 7 सिंह साहब लोगों की पोस्टिंग है। सवाल मेरा यह है कि जब अखिलेश यादव इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, क्या ये वो मोमेंटम दोहराने की कोशिश है 2017 से पहले का वो राजनीतिक जो दृश्य था उत्तर प्रदेश का, उसको याद करने की हमें ज़रूरत है कि जब अखिलेश यादव पर यादव सरकार का ठप्पा लगा था, यादव सरकार चलाने का ठप्पा लगा था, यादव एसडीएम से लेकर यादव एसएचओ नियुक्त करने के आरोप लगे थे, क्या अखिलेश यादव सफलतापूर्वक वो मोमेंटम 2025 के इस राजनीति में दोहरा रहे हैं जो 2027 की तरफ बढ़ रही है? क्या वो एक तरफ अपने ओबीसी, गैर यादव ओबीसी जातियों का नेटवर्क तो बना ही रहे हैं, उसकी तरफ योगी सरकार के ऊपर भी वो ठाकुर सरकार का ठप्पा लगा रहे हैं? क्या वो इसमें कामयाब होते आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो अगर आप देखें तो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, अखिलेश यादव के बयान, तो उनका अपना अंदाज है बात करने का कि सब बाबू साहब हैं, सब इस टाइप से बात वो कर ले जाते हैं। इसका असर मैं जमीन पर देख रहा हूँ, अमिश भाई आप भी देख रहे होंगे। मैं सोशल मीडिया को अगर आप देखिए तो तमाम कुर्मी हैंडल आपको अच्छे एक्टिव हैंडल मिलेंगे जो इस पे समर्थन करते हुए आपको मिल रहे हैं, वो किसी पार्टी के नहीं, जमाने से उनको हम लोग देख रहे हैं। तमाम दूसरे हैंडल्स में, पिछले वर्ग के आपको मौर्य हैंडल्स में ये बात दिखाई दे रही है, जमीन पे भी ये बात होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी में ये जो ठप्पा है योगी आदित्यनाथ पे लगता है ये नुकसानदेह तो है आज की तारीख में। और ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को जाति से इतर नहीं देखा जा सकता। अगर किसी एक गांव में, पड़ोस के गांव में, आप भाई आप भी पूरब से आते हैं, आप भी इस बात को खूब जानते हैं,
अगर दो बाबू साहब लोग रहते थे तो पहले उनके दो गिरोह होते थे, दो गुट होते थे, दोनों प्रधानी रहते थे, एक के साथ आधा समाज होता था, एक के साथ आधा समाज होता था। बीच के कभी होने पे कभी ये जीत जाते थे, कभी वो जीत जाते थे। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये गुटबंदी बाबू साहब लोगों की खत्म हुई है। एक साथ एक बस्ते से उनका वोट पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को। इसका रिएक्शन गांव में हुआ है, इसका रिएक्शन ग्रामीण अंचलों में देखने को मिल रहा है, और पंचायत चुनाव अभी आ रहे हैं, इसमें ये खूब दिखाई देगा। तो ये चीज नुकसानदेह तो है, लेकिन बीजेपी या कोई भी सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता में लगातार रह ले 10 साल, उसके पास प्लान बी तो होता है। भारतीय जनता पार्टी भी प्लान बी पे काम कर रही होगी। अगर अखिलेश यादव इस मुद्दे को बहुत खूबसूरती से उठा रहे हैं, उन्होंने क्षत्रियवाद और क्या कहते हैं बाबू साहब इस तरह की बात कह कह के माहौल को गर्म करने का कोशिश की है। भाजपा की तरफ से भी जो आपके छोटे नेता होते हैं, उनकी जो बोली है, कोई राजमंत्री स्तर का नेता अगर किसी तरह की बात कह देता है तो किस तरह उसका समझिए कि किसी एक जाति विशेष का अगर वो है तो उसका रिएक्शन होना लाजमी है। तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की एक कामयाब रणनीति है, और भारतीय जनता पार्टी का इसमें फेलोर भी है, विशेषकर योगी आदित्यनाथ का। लेकिन मैं एक चीज और देखता हूं अमीश भाई, कि न जाने क्यों मुझे अब इधर लग रहा है पिछले 2-2.5 महीनों से 3 महीने से, कि भारतीय जनता पार्टी की खास तौर से दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों के मामले में आपको नर्म दिखाई देती है। उतनी हेट स्पीच नहीं हो रही, उस तरह के बयानात नहीं हो रहे, उस तरह के ट्वीट्स नहीं आ रहे, उस तरह का माहौल नहीं बन रहा है। ये एक स्ट्रेटजी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये वोट जो है हमारी दुश्मनी में कहीं एक जाए एक ना हो जाए। जो एंटी वोटिंग होती है वो भाजपा को नुकसान कर सकती है। हालांकि वो जातीय जनगणना का मामला उन्होंने किया सिर्फ इसीलिए किया ना कि जातीय जनगणना करा के हम इस समूह को बिखरने से रोक सकें। लेकिन विपक्ष इस पे हमलावर हो गया कि भाई हमने मांगा, हमने किया, हमने बिहार में शुरू किया, राहुल गांधी इस पे, अखिलेश, ये अलग है कि राहुल गांधी की राय अलग है, अखिलेश की राय अलग है, कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, समाजवादी प्रवक्ता उन पे क्या कहते हैं काउंटर कर रहे हैं, ये सब अलग चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में जाति अहम है, इसलिए जाति जनगणना हम कराएंगे। अखिलेश यादव, जैसा आपने सवाल किया, अभी तक इस बात को लेकर इस मुद्दे पे कामयाब है जैसे 2022 में थे। लेकिन अखिलेश यादव का पिछला अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे तो अखिलेश यादव को हम लोगों ने मुद्दों पे रुकते हुए टिकते हुए नहीं देखा है। तो अगर अखिलेश यादव मुद्दे पे रुकते टिकते नहीं दिखाई देंगे तो फिर कहीं पे गोप होंगे, कहीं पे ओम प्रकाश सिंह होंगे, कहीं वो भी तो लोग होंगे। तो वो उनके भी जो समर्थक हैं या उनसे जो विरोध करने वाले हैं, तो भी अखिलेश यादव क्या उनको मंच पे बैठा के कह पाएंगे? मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा। देखना यह है कि कितनी सफलता मिलती है, लेकिन आज की तारीख में अखिलेश सफल है। सही बात है, लेकिन एक परसेप्शन की भी बात होती है। अब भाजपा जब यादव सरकार का ठप्पा लगा थी तो ऐसा थोड़ा ना कि भूपेंद्र यादव नहीं थे भाजपा में, थे ही, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव पर यादव का ठप्पा लग रहा था और बहुत प्रखरता से लगाया जा रहा था। परवेज भाई, मैं आपके पास आता हूँ सवाल लेकर। चूंकि आगरा में भी करनी सेना का प्रकरण हम लोगों ने देखा, रामजीलाल सुमन का मामला, ऐसा लगा कि संसद का सत्र चल रहा है, चलो आया गया बयान हो गया, लेकिन ये तो लंबा खिंचा ना, लंबा खिंचा, और इस पर कोई भी पक्ष जो है वो नरमी तो बरत नहीं रहा है। भाई अखिलेश यादव कह सकते हैं ना अपने सांसद से कि यार चलो गलती चाहे जिसकी हो माफी मांगो, काम खत्म करो, लेकिन नहीं, वो इसको दलित अस्मिता से जोड़कर बैठे हुए हैं और बाकायदा कह रहे हैं कि हमारे सांसद को कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा। सांसद ललकार लगा रहे हैं कि हमको खुला छोड़ दो फिर देख लेते हैं। सांसद के जो कार्यकर्ता है वो ललकार लगा रहे हैं कि करनी सेना और हमको आमने सामने हो लेने दो। सरकार इस बीच में मूक दर्शक की भूमिका में नजर आ रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और दूसरा कि राजपूतों का संगठन चूंकि बदमाशी कर रहा है तो उसके जो लोग आरोपी पकड़े जा रहे हैं उनको तुरंत बेल मिल जा रही है, 24 घंटे भी वो जेल में नहीं रह रहे हैं, बेल मिल जा रही है। तो जो सरकार बुलडोजर जस्टिस के लिए जानी जाती है वो यहाँ पर इतनी नरमी कैसे बरत सकती है, ये आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। जब इस तरह का पूरा माहौल बना रहे अखिलेश यादव, तो क्या वो उत्तर प्रदेश की उस भाजपा सरकार को, जो कि आप कह लीजिए कि जो सोशल इंजीनियरिंग है उसके रेनबो पर सवार होकर आई है, ओबीसी जातियों का रेनबो बनाया है, दलितों का, पिछड़ों का एक रेनबो बनाया है, तब उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार बनी है। उस सरकार को क्या वो ठाकुर सरकार साबित करके अपना राजनीतिक हित साधने में सफल नजर आ रहे हैं? अमीश भाई, आपने भी कासिम भाई को सुना। कासिम भाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी टिप्पणी के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो इस समय सियासी सिनेरियो है उत्तर प्रदेश का, खास तौर से जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो
जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं उसका ग्राउंड जीरो तक असर है। यानी कि ये बात तय है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जो कहीं ना कहीं उत्पीड़न के शिकार है, उत्पीड़न जिनका हुआ है, कहीं ना कहीं उनमें ये बात घर कर गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कहा कि ठाकुर जो इस तरीके के करनी सेना के थे या ठाकुर थे जिन्होंने इस तरीके का काम किया, उन्हें हाथ के हाथ अलीगढ़ में बेल, अलीगढ़ वाले इशू पे बेल मिल गई, आगरा वाले इशू पे क्लीन चिट दे दी भारतीय जनता पार्टी, पुलिस ने जो है करनी सेना को, कि किसी तरीके का कोई शस्त्र प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरीके की कोई इस तरीके की गतिविधियां नहीं हुई। तो ये इस तरफ साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं, जनता में इससे साफ मैसेज जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई ठोस बात नहीं आएगी या कोई कार्रवाई होती हुई आम जनता को दिखाई नहीं देगी, तब तक चीजें बेहतर होने की स्थिति में दिखाई नहीं देंगी। अब अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से आने वाला व्यक्ति, परवेज भाई क्या लगता है, असल में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कॉल कोई बीच बीच में आकर डिस्टर्ब कर कर चली जा रही है। उस कॉल को अगर परवेज जी आप कैंसिल कर देंगे तो आपका फिर नेटवर्क वापस आ जाएगा। तब तक हम लोग कासिम सर के पास चलते हैं। कासिम सर से, हाँ नहीं आ गई जी। योगी आदित्यनाथ जिनकी पहचान एक संत मुख्यमंत्री के तौर पर थी, कहीं ना कहीं हिंदुत्व, एक बड़े हिंदुत्ववादी चेहरे के मुख्यमंत्री के तौर पर थी, अब उनकी सरकार पर कहीं ना कहीं ठाकुरवाद का, बिरादरीवाद का, क्षेत्रीयवाद का ठप्पा जो है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है और समाज के बीच ऐसी चर्चा कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है। तो जो फीडबैक जो जनता से मिलता है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी उसकी फीडबैक के सारे चीजों को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा के सांसद है, समाजवादी पार्टी का बड़ा दलित चेहरा उनको माना जाता है, लंबे समय से समाजवादी पार्टी में है, तो कहीं ना कहीं दलितों के बीच भी वो चीजें होती हुई दिखाई दे रही है कि हमारे एक सांसद को कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन पर हमले की चेतावनी दी जा रही है, घर पर हमला कर दिया गया है, बाहर निकलते हैं तो सड़क पर कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है। तो इससे जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, किसी भी तरीके से इस मुद्दे पर शांत बैठती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जो सरकार है वो डिफेंसिव जरूर दिखाई देती है इस मामले में, लेकिन जो सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक बड़ी वजह है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस मामले में एक एग्रेसिव दिखाई दे रही है, फ्रंट फुट पर खेल रही है, और सरकार, या मैं कहूं सरकार के मुखिया जो है वो बैक फुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब जब ऐसी स्थिति बनी है, चाहे वो यादव की बनी हो उत्तर प्रदेश में, तब तक चीजें बहुत सारी बदली हैं, चाहे वो ब्राह्मणों की बनी हो तब तब चीजें बदली हैं, चाहे वो ठाकुरों की बनी हो तब तब चीजें बदली हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अकेले मैं इसी सरकार की बात कर रहा हूं। जैसे कासिम जी ने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यादव के बारे में ये सब चीजें कहा जाता था, लेकिन उसका एक बड़ा असर ये हुआ कि जो 2012 में 224 सीटें जीतने वाली 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ गई, तो उसका असर ऐसा नहीं है कि जब चीजें समाज के अंदर जाती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, तो उसका असर भी दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का असर होता हुआ ग्राउंड जीरो पर दिखाई पड़ रहा है, जनता के बीच में, लोगों के बीच में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव इस मुद्दे को लगातार तूल देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस मुद्दे को लगातार मजबूती से उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बात मैं इसमें और कहूंगा अमीश जी, जो जहां से रामजी लाल सुमन आते हैं वो ब्रज का इलाका कहा जाता है, उसको ब्रज बेल्ट कहा जाता है, ब्रज क्षेत्र कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। और ये वो क्षेत्र है जहां पिछले, अगर मैं 2017 से शुरुआत करूं और 2024 तक जाऊं, तो ये वो क्षेत्र है जहां जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार चुनाव दर चुनाव जीत रही है। 2 विधानसभा के चुनाव और 3 लोकसभा के चुनाव, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुनाव हार नहीं रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत स्थिति में खड़ी है। 2024 में भी बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा, लेकिन ब्रज की बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को कोई डेंट लगा नहीं पाया विपक्ष। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो ब्रज का जो क्षेत्र है, इस ब्रज की बेल्ट में अपने पैर जमाना चाहती है। और ये जो बेल्ट है वो कहीं ना कहीं दलित बाहुल इलाका भी कहा जाता है। इसमें दलितों की तादाद भी बड़ी तादाद है, दलित समाज के भी बड़ी संख्या में वोट है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी, मुझे लग रहा है कि दलितों के साथ साथ जो
पिछड़ों में भी अति पिछड़ा जिसको कहा जाता है कि धनगर एक वर्ग है, उसमें भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लगता है कि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी के वोटों में या बसपा के जो वोट है उनको अपने साथ नहीं लेंगे, इस तरीके के मुद्दों को समाजवादी पार्टी भुनाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ब्रज बेल्ट में जब तक भारतीय जनता पार्टी को चुनौती तब तक नहीं दी जा सकती जब तक उसके बराबर हमारे पास वोट नहीं होगा। तो आज की डेट में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ब्रज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीके से साम्राज्य है, राजनीतिक तिलिस्म है, उसको विपक्ष तोड़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए लगातार इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। अमीश जी, मेरा ऐसा भी मानना है। नहीं, बिल्कुल आप बीजेपी के मजबूत गढ़ में जाकर उसे एक अलग तरीके से ललकारना और जो बीजेपी की कमजोर नस है वहां पर अपनी एक अलग तरह से रणनीति करना। तो शायद अखिलेश यादव ने जो पिछले चुनावों में एक इल्जाम 2022 में झेला था कि सीटें बढ़ी, वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन बहुत लेट निकले थे मैदान में। अगर जल्दी निकले होते, लगभग सभी लोगों ने ये बात कही थी कि अगर साल, 1.5 साल, 2 साल पहले अखिलेश यादव ने अपनी कोशिशें अखिलेश यादव ने अगर अपनी कोशिशें शुरू की होती तो बेहतर नतीजे हो सकते थे। तो उससे सबक लेकर शायद 2027 के लिए अखिलेश यादव ने इस बार अपनी कवायद पहले शुरू कर दी है। और जैसा कि कासिम साहब ने कहा कि मुद्दों पर टिके रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि अखिलेश यादव अपने इन मुद्दों पर कितने टिके रहते हैं और कितना उन्हें आगे लोगों तक ले जा पाते हैं। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, परवेज त्यागी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।